बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जहां हमने अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां से हमने जो टॉपिक है वो एंड किया था, आज हम वहीं से अपना जो टॉपिक है दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जो है हमारे सेमेस्टर्स के अब दरमियान में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स चाहिए। मैंने उनके साथ प्रैक्टिकल्स शेयर किए, उनको प्रैक्टिकल समझाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के। तो जहां से हमने अपना जो है वो एंड किया था, वहीं से दोबारा से हम अपना जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सेकंड सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन, अब हम उनको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऐसा बॉन्ड है जिसमें क्या है, शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। हमने आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ा कि जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बिटवीन दी टू एटम्स। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एनर्जी इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का क्या मतलब होता है, ये एनर्जी जो है वो इमिट होती है, रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज व्हेन टू आइसोलेटेड एटम्स फॉर्म बॉन्ड। जब दो आइसोलेटेड एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है जब एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम क्या देखते हैं कि किस तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, ये किस तरह दो एटम्स के दरमियान में होती है और किस तरह वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए इसका क्या मैकेनिज्म है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन का। सबसे पहला पॉइंट देखें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेंड टू लाई बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई। अब देखिए जब कोई भी दो एटम्स जो है ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे, देखिएगा हमारे पास कोई भी दो एटम्स हैं, वी कैन से ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, दो आइसोलेटेड एटम्स हैं। अब देखें जब इनके पास ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इसका हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा, ये क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं कौन, इनको, दोनों न्यूक्लियाई। ये जो एटम है हाइड्रोजन का, इसके पास जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। दोबारा देखते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेंड टू लाई बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इन बॉन्डेड जो न्यूक्लियाई हैं इनके दरमियान में रहें। सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई। इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, ये दोनों न्यूक्लियाई से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड देखें, एट द सेम टाइम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एटम रिपेल ईच अदर। अब देखिए दोनों न्यूक्लियाई में कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है, दे डोंट कैरी एनी चार्ज, वो कोई भी चार्ज है वो कैरी नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन है उन पे क्या होता है, प्लस चार्ज। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसी टाइम सेम टाइम पे जो न्यूक्लियाई है दोनों एटम्स के, इस हाइड्रोजन वाले एटम का न्यूक्लियाई और इस हाइड्रोजन वाले एटम का न्यूक्लियाई, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखें, द रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑफसेट बाय दिस अट्रैक्शन। अब जो रिपल्शन है वो क्या होगी, जो रिपल्शन है उसको, जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो रिपल्शन हो रही है वो ऑफसेट है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर देगी रिपल्शन को। जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगी या डोमिनेंट हो जाएगी किस पे, रिपल्शन पे। अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेंट हो गई, जो है वो ओवरकम कर जाएगी किस पे, रिपल्सिव फोर्सेस पे। जो न्यूक्लियाई के आपस में रिपल्सिव फोर्सेस है वो क्या कर जाएंगी, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनको वो क्या कर देगी, उन पे डोमिनेट हो जाएंगे, उनको रिसेसिव कर देगी। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो रिपल्शन है दो न्यूक्लियाई की, ये क्या है, ऑफसेट हो जाएगी इस अट्रैक्शन से। कौन से अट्रैक्शन से, जो दो न्यूक्लियाई है, ये जो न्यूक्लियाई है जो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन जो है ये डोमिनेट कर जाएगी या डोमिनेट हो जाएगी किस पे, रिपल्सिव फोर्सेस पे, दोनों न्यूक्लियाई की। इस तरह जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये उसका मैकेनिज्म है कि इस तरह जो बॉन्ड है वो कि उसकी फॉर्मेशन होती है, इस तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है। उसके बाद फिर इसकी जो एक नई डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स क्रिएटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कब क्रिएट होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी कैसे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो एटम के दरमियान शेयर होंगे तो उस वक्त जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बनती है, क्रिएट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखें, ये बॉन्ड में एक्चुअली ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही है ना इन दोनों न्यूक्लियाई की। इन्होंने क्या किया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो तब क्रिएट होती हैं जब क्या हो,
जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो बिटवीन द टू न्यूक्लियर। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो टाइप्स हैं उसके कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो होते हैं। तो उसके बाद हम टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड हैं। फर्स्ट हमारे पास देखिए कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद सेकंड क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं कि जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कब बनता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले देखें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। वो कहते हैं व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, ईच मतलब एक, जब एक जो बॉन्डेड एटम है वो कंट्रीब्यूट करे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, एक एटम हाइड्रोजन, ये दूसरा एटम हाइड्रोजन। अब देखें वो डेफिनेशन में क्या कहते हैं, व्हेन ईच बॉन्ड, जब एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे। देखें ये जो हाइड्रोजन एक एटम है इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है इसने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले जो एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से ये एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो एक ही बॉन्ड पेयर बनेगा। अब पेयर में कितने आ गया, मैं कह रही हूँ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और उसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -436 किलो जूल पर मोल। अब मैंने यहाँ माइनस का साइन क्यों यूज किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले हमने पढ़ा है पीछे कि हमने इसमें क्या देखा कि जब एटम जो है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है। इसके बाद देखिए अब हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल। अब हम Cl2 मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें जो क्लोरीन है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। देखिए जो हमारे पास क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो देखिए इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो देखिए इसका पहला शेल, पहले शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में S और दूसरे शेल में क्या होता है, P, S और P। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नया आगे से कौन सा शेल स्टार्ट होगा, 3S। उसके बाद हम लिखते हैं 3P। S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन जो है पीछे बचते हैं, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12। अब इसमें P में कितने आएंगे, 5। तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। अब देखें P में हमें पता है कि P में मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, Px, Py एंड Pz। और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। तो इसका मतलब कि P में 5 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसका मतलब कि P को जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी, कितनी, 18। क्योंकि हमारे पास ये तो डिजिट है 2, इसके बाद 8, इसके बाद 18, 18 के बाद 32। ये हमारे पास क्या है, स्टेबल जो नंबर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 18, और 18 क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखिए अब जब 2 क्लोरीन के एटम, अब देखिए इसमें हमने मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। इसका मतलब कि जो लास्ट वाला शेल है 3 वाला, मैंने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे लिखी है लास्ट शेल की। ये वाला जो शेल है 3 वाला, 5 और 2 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और 1 7। दूसरा क्लोरीन का एटम आएगा 2 4 6 और 1 7। अब देखिए इसमें भी एक जो बॉन्डेड एटम है इसने एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, एक ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा अपना, एक ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो दोनों के पास क्या हो जाएंगे, अब ये देखें इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इस क्लोरीन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस क्लोरीन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर कर लिए, और क्या बनेगा, Cl2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी थी, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था कि वो जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके।
अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी अब आपको समझ आ गई होगी कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसकी भी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए जब एक बॉन्डेड एटम मतलब जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे। अब बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, दो, और बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म, दो बॉन्ड पेयर जो है वो बनेंगे एंड इट इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का 8। ये देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 8। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए 1s2, इसके बाद दूसरा शेल स्टार्ट हो गया 2s2, 2p में कितने आएंगे, देखिए 2 और 2 4, तो p में कितने आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखिए मैंने पहले बताया है p में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम वो आ सकते हैं। अब इस टाइम देखिए p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको शेयर करने पड़ेंगे अपने जो है p में 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। तो देखिए अगर हम ऑक्सीजन की देखें, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 1 6, इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका भी हमने जो लास्ट वाला शेल था सेकंड शेल, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने लिखी है। यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब दोनों ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये देखें इसमें भी देखिए 2 3 4 और 2 6, इसमें भी देखिए 2 और 2 4 4 5 और 6। अब ये देखिए अब ये क्या करेगा, इसमें भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब ये दोनों सेम एटम है, दोनों ऑक्सीजन के एटम ही हैं। इसका मतलब इसमें अब कितने जो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 2 बॉन्ड पेयर, हर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं और 2 बॉन्ड पेयर बने हैं, तो इसका हम क्या बोलेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखिए क्या होगी, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। जब अब हर एक जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर जो है वो बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल देखिए N2, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 7। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा शेल 2s2। अब देखिए 2p में हमारे पास कितने आएंगे, 7 है, 2 और 2 4, 4 और 3 7। तो देखिए अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 और 2p 3। अब देखिए यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अब p को जो है वो अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए होंगे। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने पड़ेंगे अपने किसी दूसरे एटम से, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये देखें ये नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका भी अगर हम लास्ट शेल देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 3 और 2 5। तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 1 5, इसके भी देखिए 2 और 2 4 और 1 5। अब देखिए जब नाइट्रोजन के दोनों एटम में जब बॉन्ड बनेगा तो अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं 1 2 3, इसने भी 1 2 3। तो देखिए कितने जो बॉन्ड पेयर है वो बनेंगे 3 बॉन्ड पेयर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या बनेगा N2। तो इस तरह देखिए जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें एक चीज में जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या चीज है, देखिए अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड सिंगल है लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको एमसीक्यूज आए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो आप क्या बोलोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह अगर हम देखें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन डबल कोवलेंट बॉन्ड तो आप क्या बोलोगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो आप क्या कहोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 3 बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह आज हमने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, किस तरह जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स है, ये हमने टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये टाइप्स किसकी बेस पे थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे। अब हम सेकंड जो है उसके बाद इसमें हमने देखा
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल्स के साथ हमने देखा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की बेस पे जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह वो अपनी हम नेक्स्ट सेक्शन में उस जो है टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि पोलैरिटी की बेस पे जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी कितनी टाइप्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो है बताना भूल गई हूँ कि व्हाट आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर। के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी एग्जांपल देखें, हम कुछ और ले सकते हैं। जैसे हमने देखे क्लोरीन की एग्जांपल ली थी, तो क्लोरीन में हम देखा उसका एटॉमिक नंबर कितना था 70। तो देखिए हमने जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी तो उसमें 1s2, इसके बाद देखें 2s2, उसके बाद हमने देखा 2p6, इसके बाद 3s2, तो देखें 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो p में कितने आ गए 5। तो हमने देखे इन इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी कि जब हमने देखा तो ये हमारे पास जो p के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे 6 2 8 8 और 10, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले शेल और दूसरे शेल के, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह सकते हैं, ये क्या है, लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्विज है, आप लोगों ने मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, उसको ट्राई करें सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। कि जो C2H2 मॉलिक्यूल है इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, C2H2 आप पहले इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको ड्रा करोगे। पहले आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओगे कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, इसके अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन लगाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें कितने बॉन्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। इसमें आपने ये भी देखना है कि कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व हैं C2H2 मॉलिक्यूल में, बॉन्ड्स भी देखने हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी देखने हैं। उसके बाद आपने देखना है सेम ऐसे ही, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन C2H6 मॉलिक्यूल। इसके बाद आपने एक आपने देखना है C2H2 मॉलिक्यूल में और एक आपने देखना है C2H6 मॉलिक्यूल में। तो आप इस अगर आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई है तो आप लोग इजीली इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग मेरे इनके आंसर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी या किसी का आंसर रॉन्ग होगा तो इंशाल्लाह मैं उसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगी और आप लोगों के साथ उसकी वीडियो बना के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि इजीली इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए पेपर का, क्योंकि हमने जो है अपनी तैयारी करनी है एग्जाम के हवाले से भी, कि आप लोग जो है लास्ट में आप लोगों को मुश्किल पेश नहीं है। तो आप लोग इस एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।